की बैठक दिल्ली में हुई है। जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक हुई। बड़ी बैठक दिल्ली में कल आयोजित की गई। मंत्रिमंडल विस्तार पर मंथन हुआ। इस बैठक में 10 नामों पर सहमति भी बन चुकी है। बैठक में सीएम साय मौजूद रहे, दोनों डेप्यूटी सीएम भी साथ में मौजूद रहे। बेहद ही खास कल की यह बैठक, चूंकि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और उसी पर मंथन का दौर लगातार जारी है बीजेपी में। कल बेहद खास ये बैठक दिल्ली में हुई है, जिसमें दिग्गजों का जमावड़ा रहा और छत्तीसगढ़ के सीएम, डेप्यूटी सीएम भी मौजूद रहे। नामों पर मंथन हुआ। हालांकि देखने वाली बात होगी कि अनुभवी नेताओं को फिर से मौका यहां पर दिया जाता है। यहां युवा चेहरा, नया चेहरा मंत्रिमंडल में शामिल होता है। इंतजार है। हालांकि ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि नाम फाइनल हो चुके हैं, बस ऐलान होना बाकी है। कुछ समय का और इंतजार करना होगा, नाम सामने होंगे। लगातार मंथन जो है कल हुआ दिग्गजों के बीच में और 10 नामों पर सहमति भी बन चुकी है। आपको बताएं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान को लेकर भी बातचीत हुई है। एक साथ तीनों राज्यों में एक ही पैटर्न पर आप हो सकता है कि कैबिनेट का गठन देखें। 15 से 17 नाम जो हो सकता है कि कैबिनेट में शामिल किए जाए। फिलहाल 10 नामों को लेकर मुहर लगती हुई नजर आई है। विस्तार को लेकर बातचीत, माना यह जा रहा है कि संगठन में जो बड़े नेता फ्रंटलाइन पर काम करते हुए नजर आए, उनके कैबिनेट पर होने में संशय भी, चूंकि नए चेहरों को मौका दिया जाना है। हो सकता है कि वही पैटर्न जो मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में भी लागू किया जाए। हर एक संसदीय क्षेत्र से एक व्यक्ति निकाला जाए। अब हो सकता है कि कई सारे परिवर्तन पार्टी में आपको देखने को मिले। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए तनु हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। तनु, विष्णु की टीम में कौन कौन शामिल होगा, इस पर चर्चाओं का दौर लगातार चला और 10 नाम पर भी मुहर लगी है। क्या माने बहुत जल्द इनका ऐलान भी हो जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के 10 सदस्यों के नामों का ऐलान जो है वो जल्दी ही हो सकता है। बीते दिनों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम अरुण और विजय शर्मा जो है दिल्ली में हाईकमान से मुलाकात की, जहां केंद्रीय नेतृत्व के साथ में मंत्रियों के नामों को लेकर विस्तार से जो है चर्चा हुई। उसके साथ ही उनके जातिगत समीकरण को लेकर भी चर्चा हुई। ऐसे में कहा जा सकता है कि जल्द ही मंत्रियों के नामों का ऐलान जो है यहाँ पर हो सकता है। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा वाली सीटों में 13 मंत्री हो सकते हैं, जिसमें से एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम जो है नियुक्त किए जा चुके हैं। वहीं पार्टी सूत्रों की माने तो इस बार साय सरकार में चौंकाने वाले नाम जो है वो सामने आ सकते हैं और पार्टी जो है जातिगत समीकरण को साधते हुए इस बार मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकती है। जिस तरह से पहली बार चुनाव लड़े विधायक विजय शर्मा को पार्टी ने डिप्टी सीएम बनाया, उसी तरह साय सरकार के मंत्रियों के नाम भी जो है सामने आ सकते हैं। इसके साथ ही मंत्रियों के नामों को लेकर राजनीतिक गलियारे में जो है अलग अलग थ्योरी भी जो है सामने आ रही है। इस बार मंत्रिमंडल में नए चेहरों के साथ में पुराने चेहरे भी जो है वो शामिल होंगे और ऐसे में कहा जा सकता है कि जल्द से जल्द इनके नाम जो है वो सामने आ सकते हैं। वहीं चर्चा ये भी है कि इस बार मंत्रिमंडल का विस्तार जो है लोकसभा चुनाव के हिसाब से किया जाएगा और ऐसे में पार्टी जो है लोकसभा चुनाव के अकॉर्डिंग पूरे वर्ग को है जातिगत समीकरण को जो है साधते हुए नजर आएगी। जी चलिए, देखने वाली बात कि कब तक ऑफिशियली ऐलान बीजेपी की तरफ से होता है। बहुत शुक्रिया आपका तनु, फिलहाल ये जानकारी साझा करने के लिए। तो आप लगातार देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी में हलचल की स्थिति है। 10 नामों को लेकर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रायपुर की। रमन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी उपाध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। नई जिम्मेदारी उनके कंधों पर। अब विधानसभा अध्यक्ष नामित होने पर यह पद उनके द्वारा छोड़ा गया है। तो आपको बताएं कि रमन सिंह बहुत कद्दावर तौर पर काम भी करते आए हैं अपनी पार्टी के लिए, लेकिन अब चूंकि विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर आपको वो नजर आने वाले हैं, तो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर वो काम नहीं कर पाएंगे। सीधे तौर पर बात की किसी और व्यक्ति को ये पद दिया जा सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अब महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए रमन सिंह आपको दिखेंगे। विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर भूपेश बघेल, चरणदास महंत, उनका भी समर्थन मिला। प्रस्तावक वही रहे रमन सिंह के लिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अब वो इस्तीफा भी भेज चुके हैं। तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर भी लगातार संगठन में रमन सिंह की भूमिका बहुत खास, छत्तीसगढ़ के लिए तमाम काम। और अब विधानसभा में मौजूदगी, विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर रमन सिंह की मौजूदगी और सत्र के आगाज के साथ ही कुछ खास तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। और डिप्टी सीएम अरुण साव का एक ट्वीट भी सामने आया है। जिहादी और अपराधियों को चेतावनी सीधे तौर पर दी है, छत्तीसगढ़ छोड़कर चले जाएं
अपराधी और जिहादी, नहीं तो बुलडोजर कार्रवाई होगी। एक्शन में लगातार बीजेपी नजर आ रही है और बयानबाजी भी हम लगातार देख रहे हैं, कार्रवाइयां भी हम देख रहे हैं। और इसी बीच अरुण साहब ने बड़ा बयान दिया कि अपराधियों की अब खैर नहीं है, जिहादी और अपराधियों को चेतावनी अरुण साहब ने दी है, प्रदेश छोड़कर चले जाएं नहीं तो कड़ी कार्रवाई होगी और बुलडोजर चलेगा। ये बड़ी बात अरुण साहब द्वारा कही गई है, चेतावनी अपराधियों को उनके द्वारा दी गई है। क्या कुछ उन्होंने कहा है ये भी आपको सुनवाते हैं। तो उनके द्वारा ये ट्वीट जो है किया गया, बुलडोजर तो चलेगा ही, ये तमाम बातें उनके द्वारा अपराधियों के लिए लिखी गई हैं। ये खास तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि नई सरकार के गठन के साथ ही आपने लगातार बुलडोजर कार्रवाइयों का दौर देखा है और इस बीच सीधी चेतावनी, चूंकि बीजेपी की सरकार आ चुकी है तो अब अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। बहुत जरूरी इस निर्णय का तब भी सामने आना रहा जब आपराधिक रिकॉर्ड्स में आप लगातार इजाफा छत्तीसगढ़ में देख रहे हो। तो डिप्टी सीएम अरुण साहब सीधे संज्ञान लेते हुए इस पर कानून व्यवस्था को लेकर अब देखिए आप सख्ती होने वाली है छत्तीसगढ़ में, और जिस प्रकार मध्य प्रदेश में चेतावनी दी जाती थी छत्तीसगढ़ में भी वही क्रम। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात मुंगेली की करते हैं, जहां पर आज मुंगेली सीएम विष्णुदेव साय जाने वाले हैं। गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे और स्थानीय लोगों से मुलाकात भी वो करने वाले हैं। तो खास कार्यक्रम विष्णुदेव साय का आज के लिए, चूंकि मुख्यमंत्री के तौर पर अब अलग अलग जगह अलग अलग दौरे आप देखेंगे उनके। आज मुंगेली में खास कार्यक्रम है। सीएम विष्णुदेव साय जो कि हो सकता है कि अधिकारियों के साथ मुलाकात करने के लिए मुंगेली में पहुंच रहे हों, स्थानीय लोगों से भी मुलाकात करने वाले हैं। गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में शिरकत, साथ ही साथ पार्टी नेताओं से भी बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि अब एक नई रणनीति के साथ सरकार को आगे लेकर चलना है। मुंगेली में अब खास कार्यक्रम तो सीएम विष्णुदेव साय की मौजूदगी मुंगेली में तो आप देखेंगे, लेकिन तमाम ऐसे कार्यक्रम जो कि राज्य में अपने स्तर पर चलते हैं। गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अब जिक्र बढ़ेगा। चुनावी सीजन जो है चूंकि खत्म हो गया है और अब सीधे राज्य को लेकर बात होगी, तो स्थानीय लोगों से मुलाकात करने वाले हैं। और मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार उनका ये मुंगेली दौरा, हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर जब स्थानीय लोगों से मिले तो पूरे उत्साह के साथ उनका स्वागत मुंगेली में हो। ये देखने वाली बात कि जनता कितनी उत्साहित होती है अपने नए मुख्यमंत्री को देखने के बाद। चलिए सीधे आपको लिए चलेंगे हमारी सहयोगी तनु के पास। तनु, आज खास कार्यक्रम मुंगेली में आयोजित किया जा रहा है, क्या कुछ होने वाला है आज मुंगेली में, विस्तार से चर्चा इस पर। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज अल्प प्रवास पर बिलासपुर जिले के दौरे पर रहेंगे और बिलासपुर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आयोजित गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में जो है वो शामिल होंगे। मुख्यमंत्री सचिवालय से जारी मिनट टू मिनट कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है 11:20 में राज्य अतिथि गृह प्रहुना से हेलीपैड के लिए प्रस्थान करेंगे और 11:30 बजे हेलीपैड से हेलीकॉप्टर के द्वारा जो बिलासपुर के लिए रवाना होंगे और वहां 12 बजे के आसपास वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद 1 बजे वो लालपुर के लिए रवाना होंगे और वहां भी घासीदास जयंती के कार्यक्रम में जो है शामिल होंगे। इसके बाद 2:30 बजे के आसपास लालपुर से वो मोतीपुर के लिए उड़ान भरेंगे, जहां पर आयोजित जयंती समारोह में शामिल होंगे और शाम 4:25 में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है राजधानी रायपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया तनु जानकारी को साझा करने के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं हम। नक्सल समस्या को लेकर रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने हाई लेवल मीटिंग एक बुलाई है, जिसमें नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा की गई। इस बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी समेत बड़े अधिकारी पहुंचे। सीएम साय ने अधिकारियों को नक्सल विरोधी अभियान में तेजी लाने के सीधे निर्देश दिए। तो नक्सल समस्या को लेकर अब सरकार जो है पूरी सक्रियता के साथ काम करने वाली है, सीधा संदेश दिया है। सीधे तौर पर यह भी कहा है कि डबल इंजन की सरकार के जरिए ये कोशिश होगी कि नक्सलवाद का खात्मा जल्द से जल्द हो सके और इसी तरह के निर्देश सीधे अधिकारियों के नाम है। नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए बीजेपी लगातार इस पर बात भी करती आई है और अब जो है एक्शन में पूरी तरह से सरकार नजर आ रही है। दिशा निर्देश दिए हैं, अभी लगातार नक्सल वारदात हुए हैं और अभी सरकार बदली है तो उनमें बौखलाहट भी है
और इस तरह का कायराना हरकत नक्सली कर रहे हैं। आज हमने आकस्मिक बैठक लिया है सीएस और डीजी का और अधिकारियों का, और सख्त निर्देश दिया है कि सरकार बदली है तो नक्सलियों के साथ लड़ाई में भी मतलब सख्ती दिखना चाहिए। नहीं, सौजन्य मुलाकात है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ सौजन्य मुलाकात है। सरकार ने काफी ज्यादा कर्जा छोड़ के गए हैं, आप नए मुख्यमंत्री, तो ऐसे में कितनी चुनौतियां रहने वाली है आपको? चुनौती तो बहुत बड़ी है, लेकिन पूरा विश्वास है कि डबल इंजन की सरकार है तो सब ठीक है। और न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सरगुजा कलेक्टर ने न्यूज 18 से बात की है और उसके बाद बंधक मजदूर मुक्त होंगे, इस बात का आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया है। दिल्ली में बंधक बनाए गए थे 10 कोरवा मजदूर। ज्यादा मजदूरी का झांसा देकर इन्हें दिल्ली ले जाया गया था और बंधक वहां पर बना लिया गया। प्रमुखता से खबर न्यूज 18 ने दिखाई, जिसके बाद पूरे मामले में संज्ञान लिया गया और प्रशासन जागा। ग्रामीणों ने न्यूज 18 का धन्यवाद भी अब किया। तो जल्द होगी अब मजदूरों की वापसी। के करीब 10-15 ग्रामीण जो वहाँ पे बागपत जिले, यूपी के बागपत जिले में करीब 10-15 लोग हैं, उनका वीडियो जो है वो मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से आया। उनका मोबाइल नंबर भी आया, तो मेरी टीम के द्वारा उनसे संपर्क किया गया। वो लोग जो गन्ने के खेत हैं उसमें एज ए लेबर काम करते हैं और उनको यहाँ घर आने के लिए मना किया जा रहा था और पैसे भी नहीं दिए जा रहे थे। हमारी टीम ने वहाँ के जो जितने भी आला अधिकारी है, वहाँ के हमारे एसपी साहब ने वहाँ के एसपी साहब से बात कर लिया है, वहाँ के जो एसडीएम है वहाँ हमारे नगर निगम कमिश्नर ने बात कर लिया है और सभी लोगों को कल जो भी कन्वीनियंस होगा, चाहे ट्रेन होगा या गाड़ी होगी, उससे तत्काल उनको पूरे पैसे जितने भी उनकी मेहनत मजदूरी जो उन्होंने किया है वो उसका मालिक को भी पूरी खबर हो गई है। और अब बात राजधानी रायपुर की, जहां पुलिस ने गिरफ्तार किया है और 18 आरोपियों का जुलूस भी निकाला। दरअसल कई मामलों में इन अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है और अब जो है इन पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। तो सरेआम इनका जुलूस निकाला गया। कहीं ना कहीं ये डर फैलाने का काम करते थे, लोगों में भय पैदा करने के लिए लोगों के बीच जाते थे और इसी बीच जो है पुलिस द्वारा अब इनका जुलूस निकाला गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं राजधानी की, जहां अपराध लगातार एक बड़ी तेजी पकड़ते हुए, लेकिन उसके बाद पुलिस की तरफ से एक्शन भी साबित करने के लिए काफी के प्रशासन अपने स्तर पर पूरी तरह से मुस्तैद है। और अगली खबर कांकेर से, जहां चश्मा दुकान में भीषण आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया है। दुकान में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ था और उसी वजह से आग लगी थी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और सब कुछ जलकर खाक हो गया। ये तस्वीर आपके सामने। भीषण आग की लपटें उठती हुई नजर आती हैं। लाखों का सामान जो कि यहाँ पर मौजूद था, जो कि चश्मे की दुकान थी, शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। कई सारी ऐसी चीजें जो कि आसानी से आग पकड़ सकती हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि कितना प्रयास किया गया फायर ब्रिगेड की टीम की वजह से की तरफ से आग पर काबू पाने के लिए, लेकिन लाखों के सामान को बचाया नहीं जा सका, समय रहते निकाला नहीं जा सका। और जगदलपुर के चित्रकूट वाटरफॉल के पास अब पर्यटक नहीं जा पाएंगे। लगातार हो रहे हादसों के बाद बस्तर पुलिस अलर्ट मोड पर है। तो हादसे लगातार यहां पर हो रहे हैं और पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं अलर्ट नजर आ रहा है। नए साल पर पर्यटकों की आवाजाही को लेकर अब वाटरफॉल के चारों तरफ तार फेसिंग भी की जाएगी। पुलिस ने लोगों से वाटरफॉल के पास जाकर सेल्फी नहीं लेने की अपील की है। आपको ये भी बता दें कि चित्रकूट मिनी नियाग्रा के नाम से जाना जाता है, जहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं और कई बार यहां पर हादसे भी हमें देखने को मिलते हैं। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए सबसे पहले तो वहाँ के जो नगर पंचायत है उनसे थाना प्रभारी, एसडीएम और पर्यटन विभाग के द्वारा शीघ्र ही एक मीटिंग ली जाने वाली है, जिसमें सुरक्षा के जितने मापदंड हैं, किस प्रकार से पार्किंग नियमित तरह से करा सकते हैं, पेट्रोलिंग किस प्रकार से करा सकते हैं और चिकित्सा सुविधा भी मुहैया कराने हेतु अभी इस संबंध में मीटिंग आहूत जल्द ही की जाएगी।
और छत्तीसगढ़ में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। आपको दो तस्वीरें हम दिखाते हैं जहां पर लगातार हाथियों का आतंक जारी है। पहली तस्वीर बलरामपुर की, यहां पर भी हाथियों का दल पहुंचा है, 13 हाथियों का दल पहुंचा है और लगातार डेरा डाले हुए हैं। रामानुजगंज वन परिक्षेत्र का ये पूरा नजारा। हाथियों ने हरिहरपुर छतावा गांव में फसलों को नुकसान पहुंचाया। ग्रामीणों में दहशत है, लोगों से जंगल नहीं जाने की अपील की जा रही है। दूसरी तस्वीर पेंड्रा की, 2 हाथियों के दल ने डेरा डाल रखा है। हाथी रात होते जंगलों से गांव की ओर पहुंचने लगते हैं और घुसरिया और पंडरी क्षेत्र, यहां पर सबसे ज्यादा हाथी पहुंचकर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे, घरों को नुकसान पहुंचा रहे। तस्वीरें आप देखिए, प्रत्यक्ष बताते हैं कि किस तरह से यहां पर लोगों का जीना मुश्किल हो रहा होगा। बलरामपुर पेंड्रा दोनों ही जगह यही हाल है। और सर्दी बढ़ने के साथ ही कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। केरल से कोरोना का एक नया वेरिएंट सामने आ गया है और इसी की वजह से चिंता जो है लगातार बढ़ने लगी है। और स्वास्थ्य विभाग अब पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है कि आखिर क्यों ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि फिर से कोरोना के मामले जो है सामने आ रहे हैं, लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केरल की हम बात कर रहे थे जहां पर कोरोना का एक नया वेरिएंट सामने आया है। इस पूरे ही मामले में जांच पड़ताल स्वास्थ्य विभाग द्वारा चल रही है। जैसे जैसे ठंड अपना असर दिखा रही है, वैसे वैसे कोरोना भी अपनी चाल तेज कर रहा है। अब कोरोना के एक नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है और यही इस वक्त चिंता का सबब बना हुआ है। केरल में कोविड के नए वेरिएंट की एंट्री हो चुकी है। केरल में 8 दिसंबर को कोविड-19 के सब वेरिएंट JN1 का एक मामला दर्ज हुआ है। 79 साल की महिला का 18 नवंबर को RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव आया था। डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सेंटर के मुताबिक कोरोना का ये सब वेरिएंट ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BA.2.86 का स्वरूप है, जिसे पिरोला भी कहा जाता है। पिछले दिनों कोरोना से एक शख्स की मौत भी हुई है। अब सवाल ये है कि JN1 कितना खतरनाक है और आने वाले दिनों में ये अपना कैसा असर दिखाने वाला है। स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी तरह से अलर्ट है और इन नए सब वेरिएंट पर पैनी नजर बनाए हुए है। इसको लेकर WHO ने पहले ही अलर्ट किया था। तो केरल में लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और कोरोना वायरस जो है वो दोबारा से धीरे धीरे सामने आ रहा है और अब म्यूटेशंस भी जो है वो देखी जा रही हैं। वहीं अगर केरल में बात करें किस तरीके से तैयारियां हैं, तो जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो पूरी तरीके से अलर्ट पर है। कड़ी निगरानी रखी जा रही है और जिस महिला में इसकी पुष्टि हुई है, बताया जा रहा है कि महिला को पहले कोरोना था और वो उससे उभर चुकी थी और उसके बाद उनको इन्फ्लुएंजा के बहुत ही मामूली लक्षण थे। केरल में अगर बात करें तो 90% मामले जो हैं वो केरल में सामने आ रहे हैं। JN1 की पहचान पहली बार लग्जमबर्ग में की गई थी। दुनिया भर में BA.2.86 और इसके सब वेरिएंट के 3608 मामले सामने आए हैं। इनमें से ज्यादातर यूरोप और उत्तरी अमेरिका से हैं। एक्सपर्ट्स ने इसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट बताया है। ये उन्हें भी संक्रमित कर सकता है जिन्हें पहले कोरोना हो चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में कोविड-19 के एक्टिव केस की संख्या 1701 तक पहुंच चुकी है। केरल में संक्रमण के सबसे ज्यादा 1144 मामले सामने आए हैं। सरकार केरल के स्वास्थ्य मंत्रालय के संपर्क में है। केरल के स्वास्थ्य विभाग ने पूरे राज्य में अलर्ट जारी कर दिया है। केरल में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर तमिलनाडु में बचाव के सभी एहतियाती कदम उठाए गए हैं। तमिलनाडु में 15 दिसंबर तक संक्रमण के 36 मामले सामने आए थे। एक्सपर्टों के मुताबिक सर्दी के मौसम में इन्फ्लुएंजा के मामले के बढ़ने के साथ लोगों में खांसी, जुकाम और निमोनिया जैसी बीमारियां भी बढ़ती हैं। इनसे बचने के लिए लोगों को लापरवाही से बचना होगा। लोगों में जो है ये देखा जा रहा है कि अगर उनको बहुत टाइम से कोई लक्षण है, बुखार आ रहे हैं, तो उनकी टेस्टिंग हो रही है और वहां पर जो है वो जो स्थिति है पूरी तरीके से मॉनिटर की जा रही है। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये भी कहा है कि तैयारियां पूरी हैं, लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। वहीं WHO ने जो है वो वार्निंग दी थी। डॉक्टर्स का भी साफ कहना है कि बचाव बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि कोविड के जितने भी मामले अब आ रहे हैं उनके लक्षण बहुत ज्यादा माइल्ड हैं, घर पर ही वो ठीक हो जा रहे हैं। अब ये जान लेते हैं JN1 क्या है।
एक्सपर्टों के मुताबिक JN.1 और BA.2.86 के बीच केवल एक ही अंतर है और वो है स्पाइक प्रोटीन का। स्पाइक प्रोटीन, जिसे स्पाइक भी कहा जाता है, ये वायरस की सतह पर छोटे स्पाइक जैसा दिखाई देता है। इसी वजह से लोगों में वायरस का संक्रमण तेज हो जाता है। CDC के मुताबिक कोरोना के इस नए सब वेरिएंट के अभी तक कोई खास लक्षण सामने नहीं आए हैं। चिंता इस बात से भी बड़ी है क्योंकि पड़ोसी चीन में अलग तरह का निमोनिया पाया गया है जो ज्यादातर बच्चों को जकड़ रहा है। देश में कोरोना का टीकाकरण बड़े पैमाने पर हुआ है। 220 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है, लेकिन सभी को सावधान रहने की नसीहत दी गई है। सरकार की कोरोना की चाल पर नजर बनाए हुए है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से फरहा खान की रिपोर्ट। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।